आज डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी का महापरिनिर्वाण है और मैं उनको श्रद्धांजलि देता हूँ और आप सभी को मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जो आप सभी ने यहाँ आकर इस कार्यक्रम को अर्थपूर्ण बनाया। मैं आज जिस बारे में बात करने जा रहा हूँ वो कुछ समझने लायक है। आप लोग समझिएगा, ध्यान दीजिएगा। इस दुनिया में करोड़ों लोग आते हैं और करोड़ों करोड़ों लोग जाते हैं, लेकिन उसमें से कुछ ही लोग होते हैं जो अपना कुछ समाज को कुछ दे जाते हैं जिसके वजह से उनको याद किया जाता है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि उसी कुछ लोगों में डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी का नाम है, जो हमारे समाज को, हमारे देश को, हमारी संस्कृति को एक ऐसा किताब दे गए जिसको अभी तक हम संरक्षित और उसके हिसाब से अपने देश का संचालन कर रहे हैं, जिसका नाम संविधान है। आप सभी जानते हैं। आज मैं बात करने जा रहा हूँ उनके जीवन के सार को। आप सभी युवा हैं, हमारा देश युवाओं का देश है। युवाओं में इतनी शक्ति होती है कि वो किसी भी देश को बदल सकता है। तो जहाँ तक मुझे लगता है कि आप सभी युवा हैं, आप इस चीज़ से प्रभावित होंगे। हो सकता है आपको अच्छा लगे ये चीज़। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी का जो जन्म से लेकर मृत्यु तक जो भी उनका काल रहा, उसमें वो क्या क्या सिखाते हैं हमको, क्या क्या समझाते हैं, क्या क्या अपने जीवन से क्या संदेश देना चाहते हैं, वो हम उसके बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो सबसे पहली बात, शिक्षा की सशक्तिकरण की कुंजी है। यानी कि शिक्षा जो है वो सशक्तिकरण की कुंजी है। हम महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं। हम चाहते हैं कि हमारा देश, हमारा जो भी समाज है वो दुनिया में सबसे अच्छा हो। तो उसके लिए जो एजुकेशन है, शिक्षा है, बहुत आवश्यक है। तो शिक्षा में सशक्तिकरण का बात करते हैं और इसी दरमियान वो ये भी कहते हैं कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जो पीता है वो दहाड़ता है। तो शिक्षा को इस लेवल तक वो मानते हैं कि ऐसा शिक्षा का कह सकते हैं प्रभाव होता है किसी समाज पर, किसी देश पर। उसके बाद उनका दूसरा जो कह सकते हैं सिखाने का प्रयास करते हैं हम लोग को, जो है अन्याय के विरुद्ध साहस से लड़ना। यानी कि हमारे साथ अगर कोई अन्याय हो रहा है तो उसके लिए कोई और नहीं आएगा कि आपके लिए लड़ेगा, आपको खुद उठना पड़ेगा। और जब तक आप खुद नहीं उठेंगे तब तक आप इस दुनिया में कायर कहलाएंगे। और अगर आपको अधिकार दिया गया है तो आप अधिकार पहचानना आना चाहिए और उसको लेना आना चाहिए। अधिकार दिया नहीं जाता। अधिकार संविधान हमको दे दिया, लेकिन कुछ लोग हैं जो उसको दबा के रखते हैं, लेकिन जब हम छीनते हैं तब हमको मिलता है। तो अन्याय के विरुद्ध वो अपने जीवन में भी 1927 में महार सत्याग्रह किए। वो अपनी दलित समाज के लिए अन्याय के विरुद्ध लड़े। 1930 में कलारम मंदिर आंदोलन, बहुत सारे अपने जीवन में बहुत सारे आंदोलन किए, जिससे वो ये सिखाना चाहते हैं कि अन्याय के विरुद्ध हमको खड़ा होना चाहिए, उतरना चाहिए, प्रदर्शन करना चाहिए। जो भी सत्ता है उसको बताना चाहिए कि हमारा अधिकार है, हम छीनेंगे तुमसे। समानता और न्याय की मजबूत अवधारणा। किसी भी समाज को राजनीतिक स्वतंत्रता मिलने से उसकी सामाजिक स्वतंत्रता को हम ये नहीं कह सकते कि वो भी मिल गया। अगर राजनीतिक स्वतंत्रता मिल गया तो अच्छी बात है, लेकिन सामाजिक स्वतंत्रता सबसे ऊपर है। अगर राजनीतिक स्वतंत्रता यहाँ तो सामाजिक यहाँ पे है। हम जानते हैं कि हमारा संविधान सबको एक समान मानता है, लेकिन अभी भी हमारे समाज में उस तरह की मानसिकता अभी तक डेवलप नहीं हुई है कि हमारे समाज के लोग सबको एक बराबर मांगे। अभी भी जातिवाद, अभी भी संप्रदायवाद, अभी बहुत सारे मतलब इस तरह के कुरीतियाँ अभी भी समाज में है। तो समानता और न्याय की बात करते हैं। वो हमारे संविधान में समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार जैसे प्रावधान देकर हमको ये सब बताना चाहते हैं कि
समानता और न्याय कितना आवश्यक है। चौथा नंबर पर आता है महिलाओं के अधिकार और सशक्तिकरण। डॉक्टर अंबेडकर जी कहते हैं कि किसी भी समाज की जो नींव है, यानी कि समाज की जो परिस्थिति है, वो उसको हम इस लेवल से आंकेंगे कि उसमें महिलाओं की क्या भूमिका है, महिलाओं की शिक्षा का क्या स्तर है, महिला शिक्षित है कि नहीं। क्योंकि जब महिला शिक्षित होती है तो 2 पीढ़ी को पढ़ाती है, लेकिन जब एक पुरुष शिक्षित होता है तो अपने तक सीमित रखता है। तो कह सकते हैं महिलाओं का शिक्षा का अधिकार और सशक्तिकरण बहुत आवश्यक है। बुद्धि और तर्क को प्राथमिकता देते हैं। कहते हैं कि अंधविश्वास और परंपरा को ख़त्म करना चाहिए, ये हमको और नीचे धकेलते हैं। और बुद्धि, अपना तर्क लगाना चाहिए कि क्या सही है क्या गलत है। उसके बाद आर्थिक स्वतंत्रता की अनिवार्यता। अपने स्तर को उठाना है तो आर्थिक रूप से मजबूत होना पड़ेगा। आप अगर इसको देश के स्तर पर देखें कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अगर हमको ऊपर उठाना है, अपने देश को ऊपर उठाना है, तो हमको आर्थिक रूप से मजबूत होना पड़ेगा। जब तक हम आर्थिक रूप से मजबूत नहीं होंगे तब तक हम अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर अच्छे से खड़े नहीं हो सकते हैं। क्योंकि जब हमारा नींव ही मजबूत नहीं होगा तो हम क्या ही करेंगे। तो वही चीज़ यहाँ भी लागू होता है। समाज में अगर कोई व्यक्ति आर्थिक रूप से सबल है तो वो कुछ भी कर सकता है। तो आर्थिक रूप से जो अनिवार्यता है, वो आर्थिक रूप से सबल होना बहुत आवश्यक है। लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा, ये बहुत अच्छा पॉइंट है। और वो मानते थे कि अगर इस संविधान जो हम बना रहे हैं अभी, प्रारूप समिति के आपको पता है कि वो अध्यक्ष थे, वो संविधान जो बना रहे थे, इसका अगर दुरुपयोग हुआ तो सबसे पहले मैं इसको जलाऊंगा। क्योंकि कानून बनाने से, नियम बनाने से ये नहीं है कि वो चीज़ ख़त्म हो जाती है। बहुत सारे ऐसे कानून बने हैं जो चोरी को और भी बहुत सारी कुरीतियाँ जो है, दहेज को और भी बहुत सारे चीज़ें, उसको ख़त्म करता है। लेकिन हमारे समाज में अभी भी वो चल रहा है। हम प्रदूषण को लेकर इतना एक्टिव हैं, हम प्रदूषण को देखते हैं, G20 सम्मेलन करते हैं, उसमें हम ग्लोबल वार्मिंग को देखते हैं, लेकिन नियम बनाने से वो ख़त्म नहीं हो जाता है। नियम बनाने से सिर्फ नियम बनता है, अगर उसका अमल होता है तब वो ख़त्म होता है। उसके बाद लोकतांत्रिक मूल्यों का रक्षा हो गया। स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे की जो सिद्धांत है उसके बारे में बात करते हैं। तो वो कहते हैं कि मैं उस धर्म को पसंद करूँगा जो स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व को सिखाता है। यानी कि जब तक हमारे समाज में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की अवधारणा जड़ तक नहीं होगी, तह तक नहीं होगी, तब तक हमारा समाज सबल रूप से आगे नहीं बढ़ पाएगा। उसके बाद अगला पॉइंट है अपनी शक्ति और योग्यता को पहचानना। सबसे बड़ी युवा की दिक्कत यही है कि अपनी शक्ति और योग्यता को वो नहीं पहचानते हैं। वो कभी ये इमेजिन ही नहीं करते हैं कि वो क्या कर सकते हैं। हमारी जो युवा पीढ़ी है हमारे देश की सबसे बड़ी शक्ति है, लेकिन ये गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं। सोशल मीडिया, ये वो बहुत सारे, तो उसके वजह से ये भटक रहे हैं। इनको मतलब पूरी तरह से कह सकते हैं कि अगर इसको अलग डायरेक्शन दे दिया जाए, सही दिशा दे दिया जाए, तो वो कहीं से कहीं जा सकते हैं। उसके बाद राजनीतिक भागीदारी, ये भी एक बहुत अच्छा पॉइंट है, जिसमें राजनीति में भागीदारी, जैसे वो कहते हैं कि राजनीति में भागीदारी ना लेने का जो युवा हैं या फिर जो भी पढ़े लिखे हैं उनके बारे में बताते हैं कि राजनीति में भागीदारी न लेने का सबसे बड़ा दंड यही है कि अयोग्य व्यक्ति आप पर शासन करते हैं। जब आप योग्य हैं और आप राजनीति में नहीं जाते हैं, वहाँ जाकर उस चीज़ को आप समझ नहीं पाते हैं, जनता को सेवा नहीं कर पाते हैं, आप सिर्फ एक नौकरी या फिर कोई एक छोटा सा जॉब करके अपना पूरा परिवार चलाते हैं, अच्छी बात है। लेकिन आप में अगर काबिलियत है तो आप वहाँ जाइए, आप और नाम कमाइए और अच्छे से काम कीजिए, क्या दिक्कत है। और सबसे अंतिम पॉइंट है इतिहास से सीखना और भविष्य बनाना।
इतिहास तो हम पढ़ते हैं लेकिन इतिहास को सीख नहीं पाते हैं। इतिहास को हम फिर से उससे मतलब सार लेके उसको समझ के हम जीवन में अभी के समय में वर्तमान समय में उसका अपेक्षा नहीं कर पाते हैं, उस चीज़ को हम फॉलो नहीं कर पाते हैं और बार बार फेल होते हैं। तो हमको लगता है कि जहाँ तक बात है किसी जीवन की बात करें या फिर देश की बात करें या फिर कोई भी आदमी हो, जब तक वो अपना इतिहास से नहीं सीखेगा तब तक आगे नहीं बढ़ेगा। थैंक यू सो मच।